नमस्कार, दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। इस बुलेटिन में हम देते हैं आपको पूरी खबर, पूरा विश्लेषण, साथ ही सोने का एक सिक्का जीतने का मौका भी। लेकिन पहले बात आज के बुलेटिन की, यानी आज हम क्या खास आपको दिखाने वाले हैं। दाल के भाव आसमान छू रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में कांग्रेस का आरोप सही है कि किचन का बजट दोगुना हो गया है? इस आरोप की पड़ताल करेंगे हम। इसके अलावा हम मुंबई के डांस बार दोबारा खुलने की संभावनाओं का हर पहलू आपको बताएंगे, क्योंकि बीते कई साल से डांस बार बंद है। कोर्ट के आदेश के बावजूद क्या डांस बार दोबारा खुल पाएंगे? इसके अलावा हम आपको बताएंगे पाकिस्तान की गीता की पूरी कहानी, जो अब भारत आने वाली है। आखिर कैसे गीता के भारत आने का रास्ता तैयार हुआ और क्या अब कोई अड़चन बची है? लेकिन सबसे पहले हम गीता की बात करते हैं। महज 10-11 साल की उम्र थी उसकी जब गीता भटक कर पाकिस्तान पहुंच गई थी। 12 साल बाद बजरंगी भाईजान से निकली रोशनी ने उसी बिछुड़ी गीता को सुर्खियों में ला दिया। पाकिस्तान के अमन पसंद लोगों की कोशिशें परवान चढ़ी और अब गीता का भारत वापस लौटना लगभग पक्का हो गया है। उसने अपने माँ बाप की तस्वीर पहचान ली है। सरकार ने उसे भारत वापस लाने की तैयारी शुरू कर दी है। बजरंगी भाईजान फिल्म की मुन्नी की तरह ही गीता की भी बिछुड़ने वाली दर्द भरी कहानी। न सुन सकती और न बोल पाती। 12 साल पहले वो भटककर भारत से पाकिस्तान पहुंची तो बहुत पूछने पर भी नहीं बता सकी थी अपना पता, अपना घर। खबरों के जरिए देश को पता चली तो रियल लाइफ वाली मुन्नी की तरह ही गीता की असल जिंदगी में भी अहम मोड़ आया है। गीता भारत लौटने वाली है क्योंकि सरकार ने गीता का घर खोज लिया और गीता ने अपने पापा मम्मी की पहचान कर ली है। भारत दूतावास की ओर से कराची भेजी गई तस्वीर में गीता ने अपने पापा और सौतेली मां की पहचान कर ली है, जो बिहार के रहने वाले बताए गए हैं। फोटो की पहचान हो जाने के बाद गीता को भारत वापस लाने के लिए सरकार ने भी तैयारी शुरू कर दी है। खुद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर बताया है कि गीता बहुत जल्द भारत लौटेगी। हमने उसके परिवार का पता लगा लिया है, लेकिन डीएनए टेस्ट के बाद ही गीता को उसके परिवार को सौंपा जाएगा। ये अपना नाम बता रही है, ये इसने ऊपर जो सबसे लिखा है ये अपना नाम बताया है कि गुड्डी। गीता भारत की बेटी है और हमें उसको वापस लाना हमारा कर्तव्य है और शीघ्र से शीघ्र हम उसे वापस ला रहे हैं। हमने इंदौर और दिल्ली में कुछ उपयुक्त संस्थाएं चिन्हित की हैं जो माँ बाप के ना मिलने पर भी जो उसकी देखभाल कर सकेंगे। महज 10 से 11 साल की उम्र में गीता सरहद पर भटककर लाहौर पहुंच गई थी। उससे पहले अनाथ बच्चों के आश्रम में रखा गया तो बाद में कई संगठनों और लोगों ने उसकी परवरिश का जिम्मा संभाला और भारत में उसके खोए माँ बाप को खोजने में रात दिन एक कर दिया। यहाँ पे आने से पहले बहुत सारे दूसरे 81 में रही, लेकिन यहीं पर इसको सबसे ज्यादा अच्छा लगा और यहाँ से भी नहीं जाना चाहती थी। गीता की उदास जिंदगी में इससे बड़ा उपहार और क्या होगा। वो अपने पापा मम्मी के साथ दीपावली की खुशियां मनाएगी। वो लक्ष्मी बनकर अपने गांव घर आएगी। उसके भारत आने के लिए 26 अक्टूबर की संभावित तारीख बताई गई है। 19 तारीख पहले डिसाइड की गई थी, लेकिन अब चूंकि 19 तारीख आने वाली है, अब तक ये जाने की इसकी तैयारी नहीं हुई, तो मुझे उम्मीद है कि 26 जो है वो अक्टूबर को ये जा सकेगी। गीता की घर वापसी अहम इसलिए भी है क्योंकि वो दो मुल्कों में बंद बातचीत के बीच अमन और मोहब्बत का नया पैगाम बन गई है। आज तक ब्यूरो। इस बीच गीता के पिता भी सामने आए। बिहार के सहरसा के रहने वाले जनार्दन महतो ने दावा किया है कि गीता उन्हीं की बेटी है जो पंजाब के करतारपुर से बैसाखी मेले से लापता हो गई थी। सुनते हैं जनार्दन महतो क्या कह रहे हैं। मलिया पिंड से खोया थे करतारपुर। बैसाखी का टाइम था, जैसे रमरमी होता है उसी टाइम। ओहो, ठीक। उसके बाद 10 रोज के बाद मुझे मालूम किया। मालूम करने के बाद में हम लोग गए वहाँ, बहुत छानबीन की है, बहुत खोजे। करीब जो 8 आदमी 2.5 महीना तक ले खोजे और टीवी गुमसुम तलाश में भी दिए, अखबार में भी 2 मरतबे दिए। जब नहीं कहीं पता लगा, हार पार के हम लोग बैठ गया। उसके बाद
हम अपने गांव आए बिहार, तो हमारा उमेश डॉक्टर, सुरेश डॉक्टर ने हमको कहा जे गया शाम को जे तुम्हारा लड़की खोया हुआ है। गीता अगर पाकिस्तान से भारत वापस लौटती है तो इसमें एक भूमिका फिल्म बजरंगी भाईजान की भी होगी। गीता का जिक्र आते ही फिल्म की मुन्नी भी आंखों के सामने आ जाती है। लेकिन एक सवाल है कि गीता को तो फिल्म के जरिए देश वापसी का रास्ता मिल गया, लेकिन ऐसे सैकड़ों अभागे भी हैं जो पाकिस्तान की सरहद में भटके तो सलामत नहीं लौटे। क्या उनकी कोई सुध लेगा? तो अचानक सरहदों पर जारी गोलाबारी के बीच पाकिस्तान में हिंदुस्तान की गीता की खबर आई। फिल्म जैसे जैसे हिट होती गई वैसे वैसे ही वक्त के अंधेरे में खो चुकी गीता की कहानी परत दर परत पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने लगी। देश अचानक गौर से सुनने लगा क्योंकि बॉलीवुड से लेकर सरकार तक हर जुबान पर गीता का नाम दौड़ने लगा था। And we should thank, the NGO of Pakistan, her foster parents जिन्होंने उनको सपोर्ट किया है। 14 साल से उन्होंने वहाँ पर उसको, एक अच्छी जिंदगी दी, तालीम दी है उसको वहाँ पर। तो we should respect the fact that they have kept an Indian there for such a long time. गीता की खोई जिंदगी के लिए बजरंगी भाईजान ने उम्मीद की रोशनी पैदा कर दी, लेकिन सवाल यह भी है कि गीता की तरह कितनों की किस्मत। सरबजीत की रिहाई की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। वो लौटा भी तो लाश बनकर। इसी तरह से सवाल उन 54 सैनिकों से भी जुड़ा है जो 1965 और 1971 की लड़ाई के वक्त पाकिस्तान में युद्ध बंदी बना लिए गए। और सवाल सिर्फ युद्ध बंदियों का नहीं, आम लोगों से भी जुड़ा है। 2013 में आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की जेलों में 400 से ज्यादा भारतीय नागरिक बंद हैं। तनाव भरे रिश्तों में राहत की बात यही है कि समंदर के रास्ते भटककर सरहद पार पहुंच जाने वाले मछुआरों की रिहाई पर तो भारत पाकिस्तान हर साल कदम उठाते हैं। लेकिन सवाल उन आम भारतीयों का है जिनकी जिंदगी पाकिस्तान की जेलों में नर्क बन गई है। आज तक ब्यूरो। शायद छोटे छोटे ऐसे ही एक एक कदम से ये मीलों लंबा फासला कभी पट जाए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। होटल बार से पटी मुंबई में एसीपी वसंत डोबले का नाम किसने नहीं सुना। वही डोबले जो नाइट लाइफ पर कहर बनकर टूटते रहे। डांस गर्ल्स और होटल बार वाले तो नाम सुनते ही कांपने लगते थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में डांस बार पर लगी रोक हटाकर साफ कर दिया है कि किसी से डरने की जरूरत नहीं। खूब नाचो, खूब गाओ, लेकिन अश्लीलता की हदें समझकर। मुंबई की नाइट लाइफ में फिर से रौनक लौटने वाली है। फिर से डीजे की मस्ती पर मदहोशी भरी शाम म्यूजिक के हर सरगम सितार पर थिरकने जा रही है। डांस बार से जुड़े हर शख्स में खुशी का माहौल है क्योंकि सबसे बड़ी अदालत ने मुंबई की नाइट कल्चर को मंजूर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई समेत महाराष्ट्र में डांस बार चलाने पर लगी रोक हटा ली है। अश्लीलता फैलाने के सरकार के तर्क को खारिज करते हुए कहा है कि नियम कायदे के तहत नृत्य और संगीत होने देने में कुछ गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के बैन का क्वॉश करने के बाद भी फिर से वही प्रावधान रीइंट्रोड्यूस किया गया 2014 में, जिसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दिया और उस पिटीशन पे हमारी चैलेंज पे आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर ग्रांट किया है कि वो 33A स्टे रहेगा। तो यानी कि अब पॉसिबल है कि डांस किया जा सकता है महाराष्ट्र के रेस्टोरेंट्स में। ये बहुत बड़ा वरदान हम कह सकते हैं, बशर्ते कि सरकार उसमें सहयोग करे, वरना ये वरदान सिर्फ जो है वो ऊपर से वरदान रह जाएगा, प्रैक्टिकली हाथ में कोई प्रसाद आने वाला नहीं है। हालांकि अदालत ने डांस बार के सामने अश्लीलता न फैलने देने की शर्त भी रख दी है, जिसकी रोशनी में महाराष्ट्र सरकार फिर से सुनवाई का रास्ता भी तलाशने लगी है। कि पिछली सरकार ने जो कानून पास किया है उसका हम पूरा समर्थन करते हैं। आगे भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी त्रुटियां बताई है उसका अध्ययन करेंगे, उन त्रुटियों को दूर करेंगे। वो प्रवृत्तियां राज्य में फिर से तैयार न हो, इस बारे में राज्य सरकार सजग रहेगी। सीएम फडणवीस के चेहरे पर देर रात डांस बार के जरिए पैदा होने वाले कानून व्यवस्था से जुड़ी मुश्किलों का संकट साफ दिख रहा है। तो नाइट लाइफ के शौकीनों और डांस बार के जरिए रोजी रोटी कमाने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। साल 2005 में पहली बार कांग्रेस एनसीपी सरकार ने डांस बार पर बैन लगाया था। आंकड़ों के मुताबिक बैन की वजह से करीब 1.5 लाख लोग बेरोजगार हुए थे।
जिसमें 70,000 बार गर्ल्स थी। हालांकि 2013 में अदालत ने बैन को खारिज कर दिया था, लेकिन 2014 में कानून बनाकर महाराष्ट्र सरकार ने फिर से डांस बार बंद करवा दिए। डांस बार समर्थकों ने फैसले को फिर से अदालत में चुनौती दी और ये तर्क भी दिया कि अगर डांस बार पर बैन लगाया गया तो बेरोजगार लड़कियों के गलत पेशे में जाने का खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा। सवाल है कि क्या डांस बार सर्वोच्च अदालत की भावना के मुताबिक बर्ताव करेंगे और पेशे पर लगी बदनामी की वो चादर उतार देंगे जिसकी वजह से बार बार पाबंदी की नौबत आती है। मुंबई से मयूरेश गणपति के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। चलिए अब एक दिलचस्प खबर आपको दिखाते हैं। अगर आप सोशल मीडिया में एक्टिव हैं तो शायद आपको ये कहानी मालूम हो, लेकिन नहीं है तो आपको बताते हैं कि शाहरुख और अमिताभ दोनों एक मुद्दे पर आपस में उलझ गए। क्या है वो मुद्दा, सुनिए। सवाल ये नहीं कि बेहतर डांसर कौन, बॉलीवुड के शहंशाह या बादशाह। सवाल ये है कि दुनिया का सबसे खराब डांसर कौन। शाहरुख कहते हैं मैं, तो बिग बी कहते हैं मैं। शाहरुख ने ट्वीट किया, मुझे काम से ज्यादा कुछ पसंद नहीं है। काजोल के साथ डांस बेहतर रहा, पर हम दुनिया के सबसे बुरे डांसर हैं। शाहरुख का ट्वीट जब बिग बी तक पहुंचा तो उन्होंने जवाब दिया, शाहरुख गलत है, तुम दोनों बहुत अच्छे हो, मैं बहुत बुरा हूं। मैंने भी सारी रात डांस किया है और खुद को सही साबित किया है। बिग बी के ट्वीट के बाद बात आगे बढ़ी। शाहरुख ने जवाब दिया, ट्वीट किया, सर छोटा मुंह बड़ी बात, मैं आपको खराब डांस में हरा दूंगा। जिस तरह का डांस मैं करता हूं उसे डिजास्टर कहते हैं। आइए अब बिहार चुनावों के साथ साथ कुछ बड़ी और जरूरी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। बिहार के 6 जिलों में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। 32 सीटों पर वोटिंग होगी। जिन जिलों में वोटिंग होनी है वो है कैमूर की 4 सीटें, रोहतास की 7 सीटें, अरवल की 2, जहानाबाद की 3, औरंगाबाद की 6 और गया की 10 सीटें। दूसरे चरण की 32 सीटों पर कुल 456 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कल जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें से कई नक्सल प्रभावित हैं। चुनाव आयोग ने नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए चुनाव का वक्त अलग अलग रखा है। कहीं सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होगी तो कुछ इलाकों में वोटिंग शाम के 4 बजे खत्म हो जाएगी। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस चरण में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की भी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। मांझी गया के इमामगंज और जहानाबाद के मखदूमपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार चुनाव में जितने भी संवेदनशील खासकर नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पर पूरी तरह सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम तो किए ही गए हैं, लेकिन साथ में 4 यूएवी नेत्रा यानी जिन्हें हम कह सकते हैं ड्रोन कैमरे जिसमें लगे हुए हैं। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जन्म जयंती पर आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। दिल्ली के डीआरडीओ भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर कलाम की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। वे राष्ट्रपति बने, मैं समझता हूं कि उससे पहले वे राष्ट्र रत्न थे। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि जल्द ही डॉक्टर कलाम की जन्मस्थली रामेश्वरम में उनका स्मारक बनाया जाएगा। हम बहुत खुशी है आज, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो कहा है जो रामेश्वरम को अमृत सिटी बनाया जाएगा, तो हम भी उनको साथ देंगे करने में, क्योंकि उनका जो टीचिंग्स है, डॉक्टर कलाम का टीचिंग्स है, उनको सबको लेके जाने के लिए हम बहुत प्रयास करेंगे। इस बीच पुरी में मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत की प्रतिमा बनाकर डॉक्टर कलाम को याद किया। दादरी के बिसेड़ा गांव की गूंज अमेरिका में भी सुनाई देने लगी। धार्मिक आजादी पर जारी अमेरिकी रिपोर्ट में दादरी कांड के बहाने भारत पर सवाल उठाए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में मजहब की वजह से होने वाले कत्ल, गिरफ्तारी, दंगे और धर्मांतरण इसका गवाह हैं। No nation can fulfill its potential if its people are denied the right to practice, to hold, to modify, to openly profess their innermost beliefs. अमेरिका ने भारत पर उंगली तो उठा दी, लेकिन अमेरिका में नस्लभेदी वारदातों के आंकड़ों को भी देखिए। दिसंबर 2014 में FBI ने जो डेटा दिया उसके मुताबिक साल 2013 में 5,928 नस्लभेदी वारदातों को अंजाम दिया गया, जिसका 7,242 लोग शिकार हुए। मतलब ये कि अमेरिका को दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना जरूरी है।
दाल की कीमतों में आग लगी है। अरहर से लेकर मसूर, मूंग, उड़द सभी दालों की कीमतों ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। दाल की बढ़ती कीमत लोगों को बेहाल कर रही है तो जाहिर है सियासत भी गर्म होगी। और साधारण व्यक्ति का, हर परिवार का जो किचन का महीने का बजट है वो दुगने से ज़्यादा हो चुका है, पर सरकार ने इसकी तरफ कोई गौर नहीं फरमाया। आइए आंकड़ों में देखते हैं कि कांग्रेस का आरोप कितना सही है। 14 अक्टूबर 2014 को अरहर दाल की कीमत 81 रुपए प्रति किलो थी, जबकि 14 अक्टूबर 2015 को अरहर दाल करीब 160 रुपए प्रति किलो मिल रही है। एक साल पहले दिल्ली में चावल औसतन 30 रुपए किलो था, जबकि आज चावल की कीमत 29 रुपए किलो है। एक साल पहले आटा 19 रुपए किलो था और आज भी आटे का भाव उतना ही है। चीनी एक साल पहले भी 36 रुपए किलो थी और आज भी 36 रुपए किलो है। सोया तेल एक साल पहले भी 88 रुपए प्रति लीटर था और आज भी उतने पर ही है। दूध एक साल पहले 38 रुपए प्रति लीटर था तो आज दूध की कीमत उतनी ही है। इसे आरोप हम खारिज करते हैं। हर चीज की कोई अगर कभी भी कीमतें थोड़ी ऊपर नीचे होती है तो उस पर ध्यान रखकर तुरंत एक्शन करते हैं। कांग्रेस जैसे 10 साल हम बैठे नहीं है। पंजाब के सिख संगठनों के बंद का चौतरफा असर दिखा। अमृतसर से लेकर लुधियाना तक बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा तो बटाला से लेकर भटिंडा तक प्रदर्शन भी हुए। मामला फरीदकोट के कोटकपुरा में एक धार्मिक किताब को लेकर बवाल से जुड़ा है। कल कोटकपुरा में जोरदार हंगामे के बाद सिख संगठनों ने विरोध में बंद बुलाया था, जिसके बाद पूरा पंजाब ठप पड़ गया। उधर बुधवार के बवाल के बाद कोटकपुरा में सुरक्षा एजेंसियां हर किस्म का एहतियात बरत रही हैं। रूस में एक भालू ने पुलिस को जमकर छकाया, जिसके बाद भालू को गोली मार दी गई। इस भालू को पहले एक पार्किंग में देखा गया। पुलिस जब तक भालू को काबू में करने के लिए पहुंचती, तब तक भालू पास के ही एक शॉपिंग मॉल में पहुंच गया। शॉपिंग मॉल में हड़कंप मचा तो पुलिस यहां भी पहुंची, लेकिन भालू को काबू नहीं कर पाई। कुछ ही देर में भालू उछलकूद करता हुआ मॉल की दुकानों से निकलकर भाग खड़ा हुआ और पहुंच गया छोटे बच्चों के एक स्कूल में। यहाँ पुलिस ने भालू को घेर लिया और गोली मार दी। कल जो सवाल हमने आपसे पूछे था, उस सवाल का सही जवाब देकर विजेता बने हैं शास्त्री नगर दिल्ली के प्रमोद कुमार सिंह। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपका सोने का सिक्का। दरअसल हजारों जवाब हमें आते हैं, उनमें से एक लकी विजेता हम चुनते हैं रोजाना। और आज का जो सवाल है वो भी आप सुनते चलिए। हफ्ते में खबरदार कितने दिन दिखाया जाता है? आपके 3 ऑप्शंस हैं, ए 1 दिन, बी 2 दिन, सी 7 दिन। उठाइए अपना मोबाइल फोन, राइट मैसेज ऑप्शन में जाकर टाइप कीजिए खबरदार, स्पेस देकर अपना जवाब ए, बी या सी टाइप कीजिए और 52424 पर भेज दीजिए। सही जवाब देने वालों में से एक लकी विजेता को हर दिन मिलेगा सोने का सिक्का जीतने का मौका। कल के खबरदार में होगा विजेता के नाम का ऐलान। कल शाम 7 बजे तक आप जवाब भेज सकते हैं इस सवाल का। खबरदार में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए अब की बारी शेखर बिहारी।